यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम जीएसटी से संबंधित मैंने 3 वीडियो पहले भी आपको जो है वो सेंड किए हैं। आई होप आपने सब वीडियो को देखा भी होगा और समझने की कोशिश भी की। अब जो वीडियो है वो प्रैक्टिकली आपको जो भी काम करना है जीएसटी में उससे रिलेटेड सारे मैटर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं यहाँ आपको इन वीडियोस के माध्यम से करूँ। अब देखें, इन वीडियो में आपको जो ध्यान देना है वो 1 बाय 1 जैसे स्टेप चलेंगे। प्लेलिस्ट बना करके आपके पास जो है सारे वीडियो भेजे जाएंगे और उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो हैं उन वीडियो को कंटिन्यूअसली जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, हमारे चैप्टर्स 1 बाय 1 क्लियर होते जा रहे हैं। मैं पहले आपके माइंड में कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी जो है उसमें जनरली ये देखा गया है कि पिछले कुछ पेपर्स में 1 या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और पूरे 10 में से बाकी के 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आए अगर आपका ये पूरा जो बुक है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हुआ था। हाँ, अगर आपने अपने बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा और आप वहाँ पर देखो, ये हैं सारे नियम। यहाँ एक्यूरेसी चाहिए। यहाँ ये नहीं होता है कि हम जैसे विशेषताएं लिखते हैं किसी चीज़ की तो विशेषताओं में मन से इधर उधर के पॉइंट लिख दिए और आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि जब कॉपी जांच करते हैं तो ये पाया जाता है कि बच्चे इधर उधर की बातें फालतू की ज़्यादा लिखते हैं और जो उससे रिलेटेड बातें हैं वो कम लिखते हैं। यहाँ पढ़ने भरने का महत्व इतना नहीं है जितना सही चीज़ लिखने का महत्व है। और यहाँ आप निश्चित माने कि आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो थ्योरी के अटेंड करने ही होंगे। और जब 3 क्वेश्चंस आपको थ्योरी के अटेंड करने हैं तो आपका थ्योरी का लिखने का जो पैटर्न है वो भी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। यहाँ लगना चाहिए कि भाई आपके पास कि भाई वर्क आपने किया है, थोड़ा हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, कुछ पढ़ा है। ये नहीं होता है कि हम जो है वो जीएसटी जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी जो है अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, फिर वहाँ मार्क्स नहीं आते। और बच्चों का जो टैक्स में और टैक्स से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के पेपर में नंबर कम आने का कारण होता है वो मेनली यही होता है। तो क्यों ना हम आज से इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए हम जो सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी की बात करते हैं डेफिनेशन। देखो, जीएसटी को समझना है तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन से समझनी होगी। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको जीएसटी को पिछले वीडियो में दे दिया है। अब मैं आपसे आगे जो बात करूँगा वो डेफिनेशंस की करूँगा। डेफिनेशंस क्या, जो टर्मिनोलॉजी आपके जीएसटी को प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में या थ्योरेटिकल रूप में आपको क्या करना है, आगे जाके समझना है, उन सब के पॉइंट, मुख्य पॉइंट, मेन जो बिंदु है जो हमको आने चाहिए, उनमें हमारे को क्या होना चाहिए, डेफिनेशनल ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ होती क्या है। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशनल ज्ञान नहीं लिया होगा तो डेफिनेशनल ज्ञान नहीं लेने पर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो प्रश्न में क्या पूछ रहा है और आप लिख भी नहीं पाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डेफिनेशंस लेकर के चलते हैं। और डेफिनेशंस जो होगी, डेफिनेशंस का मतलब उसका अर्थ समझना। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है, डेफिनेशन जो लिखी हुई होती है, एक्ट में लिखी हुई डेफिनेशन होती है, वो बहुत पेचीदा होती है और पेचीदा डेफिनेशन हमको नहीं चाहिए। हमें तो उस बात को समझना है कि वह क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैं आपसे इसमें जो बात करूँगा तो सबसे पहला बिंदु मैं आपसे जो बात करूँगा वो ये करूँगा, कुल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर। देखिए, हमें जो जीएसटी लगाना होता है उसके लिए हमें टर्नओवर देखना होता है कि टर्नओवर कितना है। और
यहाँ पर टर्नओवर में भी हमको आगे जाकर देखना होगा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है। तो टर्नओवर अलग चीज़ है, टैक्सेबल टर्नओवर अलग चीज़। जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि जो है टैक्सेबल इनकम अलग होती थी, ग्रॉस टोटल इनकम अलग होती थी। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे, फिर उसमें से जो एग्जाम्प्टेड टर्नओवर्स हैं उन एग्जाम्प्टेड्स को हटा करके और जो रिमेनिंग बचेंगे उनको हम कहेंगे टैक्सेबल टर्नओवर। तो यहाँ पर हमें एग्रीगेट टर्नओवर का मालूम करना है। टर्नओवर का मतलब यहाँ सेल से होता है, और अगर कोई सेवा आप दे रहे हैं, कोई सेवाएं दे रहे हैं, तो उन सेवाओं के क्या मूल्य हैं। टर्नओवर सेल में काम आता है, सेवाओं के मूल्य अलग से होते हैं। तो हमें क्या एग्रीगेट टर्नओवर का पता करना पड़ता है। एग्रीगेट टर्नओवर का पता करने के लिए इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन नंबर धारक जो व्यक्ति है उसके जितने भी टैक्सेबल टर्नओवर है, पैन नंबर रखने वाले व्यक्ति के जितने भी टैक्सेबल टर्नओवर है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही आप ध्यान दें कि यहाँ पर छूट प्राप्त आवक, यानी कि जिसे हम कहेंगे डिस्काउंटेड टर्नओवर, कर योग्य आवक और यह है छूट प्राप्त आवक। आपको यह भी इसमें शामिल करने होंगे। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, तो उस निर्यात को भी आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा, चाहे वह माल का निर्यात हो या सेवाओं की पूर्ति आपने की हो। एक्सपोर्ट है तो वो भी शामिल होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंटरस्टेट सप्लाई, अंतरराज्यीय इंटरस्टेट सप्लाई, अंतरराज्यीय, इन सबको टोटल करके हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें। यहां एक चीज ध्यान रखें, विपरीत प्रभार वाले जो टर्नओवर है, रिवर्स चार्ज वाले जो टर्नओवर है, वो शामिल नहीं करते। किनको छोड़ना है आपको? रिवर्स चार्ज वाले टर्नओवर्स को क्या कर देना है? लीव कर देना है। उसके अलावा आपको लेने हैं जितने भी टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे, जितने भी आप डिस्काउंटेड टर्नओवर लेंगे, निर्यात लेंगे, और अंतर्राज्यीय पूर्ति जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सप्लाई जा रही है माल की, वह भी इसमें शामिल करेंगे। अब सुने यहाँ पर, ये जितने भी टर्नओवर हैं, इन टर्नओवर के साथ हो सकता है आपको टैक्स रिसीव हो रहा हो या टैक्स आप पे कर रहे हो, जो भी कुछ है, टैक्स कोई भी रिसीव हो रहा है तो वह टर्नओवर का भाग नहीं है। किसी भी प्रकार का कर प्राप्त हो तो वह टर्नओवर में शामिल नहीं। यानी अगर आपके इस टर्नओवर में टैक्स जुड़ा हुआ है तो आपको टैक्स हटाना है, वहां से आपको टैक्स क्या करना है? हटाना है।
वेरियस टाइप के, कोई राज्य कर हो, कोई केंद्रीय कर हो, कोई जो है इंटीग्रेटेड टैक्स हो कोई, तो ऐसे किसी भी टैक्स को आपको इस टर्नओवर का भाग नहीं बनाना है। टैक्स को आपको सेपरेट रखना पड़ेगा और टर्नओवर को आपको क्या रखना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला बिंदु क्लियर होता है, क्या, एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। आप समझ गए होंगे, हमें गणना करनी होगी जाकर के कि किन किन को शामिल करें टर्नओवर में। यहाँ रिवर्स चार्ज वाला टैक्सेबल जो है टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है बाद में बात करेंगे, हमारे आ रहा है बिंदु, क्योंकि हम आज डेफिनेशनली स्टार्ट हुए, तो डेफिनेशनल हमारे पास रिवर्स चार्ज भी आए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। देखिए, जो हमारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपको आगे जा कर के यूज़ करने पड़ेंगे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी कई पॉइंट्स रहेंगे जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, बाकी ज़रूरत उनकी रहती नहीं है ज़्यादातर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देखिए आप सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड ईयर में जब आपने इनकम टैक्स पढ़ी थी तो उसमें आपने पर्सन शब्द सुना था। इस पर्सन शब्द को आपको वहीं से याद करना है। पर्सन में इंडिविजुअल शामिल होता है, एचयूएफ शामिल होता है, फर्म शामिल होती है, कंपनी शामिल होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी है। इसके अलावा सारी कंपनीज जो हैं वो सब कुछ क्या है, पर्सन का भाग है, पर्सन में शामिल होती है। अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि पर्सन में जो ये सब चीज़ें शामिल होती है, राइट, तो उन्हीं पर्सन में यहाँ एक आकस्मिक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी बताया गया है। आकस्मिक का मतलब क्या, किसी व्यक्ति का स्थायी किसी स्थान पर व्यापार ना हो, यानी जैसे जयपुर में रह करके ही व्यापार कर रहा है आदमी, तो उसका स्थायी निवास कहाँ हो गया, जयपुर में, तो वो पर्सन कहाँ है, जयपुर का है, राजस्थान राज्य का है, तो टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। परंतु कई बार क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो वैराई करता रहता है उसकी परिस्थितियों के अनुसार। जैसे मैं कहूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ठेके जो लिए जाते हैं, तो ठेकेदार जो होते हैं वो ठेके लेते हैं, तो वो ठेके जो है वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो कभी यहाँ ठेका ले रहा है, कभी वहाँ ठेका ले रहा है, तो अब जहाँ वो कार्य कर रहा है वहीं उसके ऊपर क्या होगा, टैक्स इम्प्लाई होगा। तो इसलिए उसका कोई एक जगह फिक्स नहीं होने की वजह उसे आकस्मिक कैजुअल कहा जाता है। जिस साल वो जहाँ है, जिस समय वो जहाँ है, उस समय वहाँ के अकॉर्डिंग वो टैक्स पेमेंट करेगा, जहाँ काम करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे जो है वो क्या कहलाता है, आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति। करयोग्य व्यक्ति तो बहुत सारे हो गए, आकस्मिक भी आ जाते हैं। करयोग्य व्यक्ति जैसे मेरा निवास यहाँ पर है, मेरा व्यापार यहाँ पर है, तो मैं करयोग्य व्यक्ति यहाँ का हूँ, राजस्थान का। परंतु हो सकता है कि मैं राजस्थान में भी काम करता हूँ, एमपी में भी, यूपी में भी, जहाँ जाता हूँ तो वहीं के करयोग्य व्यक्ति होने, तो उनके लिए क्या हो गया, मैं कैजुअल हो गया। कैजुअल का मतलब कभी कभार, जैसी भी परिस्थिति होगी वैसा वहीं पर वो करयोग्य व्यक्ति बन जाएगा। तो ये कैजुअल। इसके बाद होता है संयुक्त पूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी क्वेश्चन आया है यहाँ से, पैरालीगल। कंपोजिट नहीं है, मिक्स्ड लेंगे शायद, कंपोजिट सप्लाई। संयुक्त आपूर्ति या पूर्ति कहें हम, तो संयुक्त पूर्ति क्या होगी, तो आप सुने यहाँ पर करयोग्य जो व्यक्ति है वह प्राप्तकर्ता को की गई ऐसी पूर्ति से है जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक करयोग्य पूर्ति के लिए क्या हो, ऑथराइज्ड हो। तो मतलब
दो या अधिक सप्लाई मिल करके बने, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई भी कर दिया और आपने जो है इंट्रास्टेट सप्लाई भी कर दिया, और माल या सप्लाई जो है आपने पूर्ति भी, जो माल या सेवाओं की जो पूर्ति है वो मिक्स्ड रूप में करी है। मिक्स्ड रूप का मतलब कि कई तरह के सामग्री को आपने क्या किया है, बेचा है, उसमें कुछ कंपोजिट वाली है, कुछ जो है टैक्स वाली है, इस तरह से वो मिक्स जो है सप्लाई कराएगी। उसमें हमारे को टैक्स कैसे लगाना है वो हम आगे पढ़ेंगे कि मिक्स सप्लाई के टैक्स कैसे लगता है। आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा समूह जिन्हें कारोबार के साधारण क्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्राकृतिक रूप से बांधा गया है और पूर्ति किया गया है, तो यह एक क्या है, मूल पूर्ति है। यहाँ ये जो है उदाहरण भी दे रहा है, यदि माल का परिवहन, बीमा और पैकिंग के साथ किया जाता है, तो यहाँ माल का परिवहन, बीमा और पैकिंग, यानी कहीं माल भेजना है, जैसे अब उसका इंश्योरेंस भी करवा दिया और उसको पैक करके आपने क्या करा है, भेजा है, तो यहाँ माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगी। देखो एक तो हो गया माल, ये हो गया माल का पैकिंग करने में जो खर्च आता है, उसका भी तो पैसा लेते हो सामने वाले से आप, ठीक है। एक आता है परिवहन, आप उसको माल भेज रहे हैं किसी साधन से, तो ये हो गया परिवहन। और चौथा आ गया बीमा। देखिए इस उदाहरण से आप पूर्ति को समझ जाएंगे आराम से। जैसे एक व्यक्ति का बिजनेस है और वह माल सप्लाई करता है ना, मैं फॉर एग्जांपल वो कार बनाता है, तो क्या करता है, कार बनाता है, और कार बनाता है तो कार की वो सप्लाई करेगा, भेजेगा कहीं ना कहीं, तो उसको भेजेगा ही भेजेगा कार को बना करके, अपने पास तो रखेगा नहीं, तो वो सप्लाई हुई तो माल हो गया क्या, कार। अब उसने सोचा कि हम हर साल कम से कम नहीं तो सैकड़ों जो है अपने ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह है जिसके माध्यम से हम माल को बेचते हैं, तो क्यों ना एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी खोल ली जाए। तो उसी ने क्या करा, अपने यहीं पर ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट में माल जाता है, कार जा रही है, तो उसके स्क्रैच वगैरह होने का डर रहता है, तो पैकिंग भी जानी चाहिए, तो उसने अपने यहाँ पर पैकिंग का काम भी क्या कर लिया, शुरू कर लिया। और फिर उसने क्या किया, उसको इंश्योरेंस कराने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी और डाल दी और सारी सेवाएं अपने यहीं से दे रहा है। अब यहाँ अलग अलग 4 काम कर रहा है वो, तो आप उसे ये तोड़ना कहेंगे कि वो कार जो बेच रहा है, तो वो कार पर जो जीएसटी लगता है वही जीएसटी पैकिंग पे लगे, वही जीएसटी ट्रांसपोर्ट पे लगे, और वही जीएसटी इंश्योरेंस पे लगे, ऐसा नहीं। इंश्योरेंस की जीएसटी रेट अलग है, परिवहन के अलग है, डिफरेंट रेट वाले जो है उनको वो एक साथ मिक्स करके यहाँ से सप्लाई कर रहा है, तो ये कहलाती है मिक्स सप्लाई। हमें सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग देखना होगा, अलग अलग प्रकार लगाना होगा। देखेंगे हम जो भी आपके सामने उदाहरण आता है बाद में जा करके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, छूट प्राप्त या प्रदाय आपूर्ति। अब सुना, छूट प्राप्त आपूर्ति या छूट प्रदाय आपूर्ति का यहाँ पर बहुत सिंपल है, एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स से मतलब क्या है, ऐसा माल जो कर योग्य नहीं है, ऐसा माल जो कर योग्य नहीं है, ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति से है जिसकी एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम यानी आईजीएसटी की धारा 6 के अधीन कर की दर क्या है, 0 हो। अब देखो एग्जेम्प्टेड गुड का मतलब ये नहीं है कि ये टैक्स फ्री गुड्स है ना, टैक्स से छूट अलग चीज होती है और टैक्स फ्री होना अलग चीज है। टैक्स से छूट का मतलब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहे कोई जीएसटी की रेट क्या है तो आप क्या कहेंगे, 5, 12, 18 और 28, तो आप ये कहेंगे।
आप ये नहीं कहेंगे कि जीएसटी की रेट ये ना, जीएसटी की रेट ये भी है, क्योंकि जब हम टोटल सप्लाई देखते हैं, टोटल उसका टर्नओवर देखते हैं, तो उस टर्नओवर में ये 0% वाला टर्नओवर भी शामिल होता है। 0 वाला टर्नओवर भी शामिल, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, वो अलग, वो टैक्सेबल टर्नओवर अलग आ जाएगा, पर एग्रीगेट टर्नओवर में तो ये शामिल होगा। तो हम किसी के ऊपर टैक्स लगाएं कि ना लगाएं, उसके लिए जब टर्नओवर मालूम करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर मालूम करते हैं, तो ये भी शामिल किया जाता है उसमें। तो एग्जैम्प्टेड गुड्स का मीनिंग है जीरो टैक्स गुड, यानी वह गुड्स जिसके ऊपर क्या होगा 0% जीएसटी लगेगा, वह क्या होता है, वह कह रहा है पूरी छूट दे दी गई है परंतु यह गैर करयोग्य पूर्ति भी सम्मिलित, इसके अंतर्गत गैर करयोग्य पूर्ति भी है, नॉन टैक्सेबल जो सप्लाई है वो भी इसमें शामिल होती है। तो कुल मिलाकर जो भी एग्जैम्प्ट है, 0 पे है, वो सब आपका जो है सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, पूर्ति का पार्ट। कर्मुक पूर्ति भी बोलते हैं इसे, छूट प्राप्त पूर्ति भी बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है? अब इनपुट टैक्स के बारे में मैंने आपको एक पूरा वीडियो जो है वो आपके व्हाट्सएप पर भेजा है। देखिए वो आपको वीडियो आपकी जो है प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह वीडियो मैंने पीजी वाली प्लेलिस्ट में जो है डाला हुआ है। तो मैंने आपको वह वीडियो स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर वो वीडियो देखिए जिस पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की। क्या होता है अगर, तो देखिए 2 प्रकार का कर्ज है किसी भी माल के पूर्तिकर्ता के पास अवेलेबल हो सकता है। जैसे आप कच्चा माल तो खरीद करके लाते हैं और पक्का माल बना करके बेचते हैं। ये तो कन्फर्म है कि माल अगर आप बेचते हैं तो कहीं ना कहीं से कच्चा माल भी आ रहा होगा। कच्चा माल जब आता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और वह बन करके जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो जब माल आता है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है तो वह आगमकर इनपुट टैक्स कहलाएगा। माल के क्रय करते वक्त आपको अगर किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ा है तो वह इनपुट टैक्स कहलाएगा। इसने ये कहा है आपसे कि माल या आयात पर लगाया गया एकीकृत माल और सेवा कर है। सीजीएसटी की धारा के अंतर्गत 3 और 4 के अंतर्गत अधीनदेय कर है। और ये कह रहा है एकीकृत माल सेवा कर अधिनियम की 5 अधीनदेय, मतलब अधीनदेय कर का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी माल आप क्रय कर रहे हैं किसी भी धारा के अंतर्गत इसके ऊपर आप कर दे रहे हैं, चाहे वो IGST है, चाहे वह CGST है, चाहे वह SGST है, चाहे वह UTGST है, कोई सी भी GST है, तो अगर आपने पेमेंट किया है तो निश्चित रूप से आपको इसको इनपुट टैक्स देना पड़ा होगा। यही इनपुट टैक्स है। परंतु ध्यान दें, ये जो इनपुट टैक्स है ये कंपोजिशन स्कीम पर अप्लाई नहीं होता। हम जाकर के आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन स्कीम पर अप्लाई नहीं होता है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक रुकेगा। इसके बाद के बिंदु में नेक्स्ट वीडियो बताऊँ। थैंक यू।